एपिसोड 11 की शुरुआत में राफेल कहता है, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा है, लेकिन उस महान ड्रैगन को मारना मेरी ताकत के बस से बाहर की बात थी। ये बात सुन फॉर कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम मेरे पिता का मांस खा रहे थे, तुम ही ने उन्हें मारा है। ये बात सुन राफेल कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्ही से पूछता हूँ कि क्या तुम्हारा पिता किसी इंसान की चाल में फंसकर उसके द्वारा मारा जा सकता था? उस दिन मैं तुम्हारे पिता के पास एक दुश्मन को मारने के लिए मदद मांगने के लिए आया था। वो दुश्मन था एक डीमन, ऐसी ताकतें जिनका जिक्र किस्से कहानियों में होता है। ये बात सुन फॉर कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना? डीमंस इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। राफेल कहता है, मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन फिर हमारा सामना उस डीमन से हुआ और उससे लड़ते वक्त हमारे कई एंजेलिक नाइट मारे गए और साथ ही द ग्रेट ड्रैगन भी, और हो सकता है कि और भी कई सारे डीमंस भविष्य में इस दुनिया में अपीयर हों। ये बात सुन जागन भी कहता है कि मैंने भी एक डीमन का सामना किया है और ये सच है कि डीमंस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं और इसी वजह से मैं काफी वक्त से उनका सामना करने के तरीकों को ढूंढ रहा हूँ। तुम भी इसी काम में मेरी मदद कर रही थी, याद करो। ये बात सुन फॉर कहती है कि मेरे पिता एक डीमन से लड़ते वक्त हार गए। राफेल कहता है कि वो हारे नहीं थे, उन्होंने अपनी जान देकर अपने दुश्मन को हराया। ये बात सुन फॉर कहती है, तो आखिर अब मैं किससे नफरत करूं? डीमन से? राफेल कहता है कि तुम्हें नफरत नहीं बल्कि अपने पिता पर गर्व होना चाहिए। ओरोबस ने अपनी जान देकर उस दुनिया की हिफाजत की जिसमें तुम रहती हो, और अगर मुझे मारकर तुम अपने पिता पर फिर से गर्व करने लगोगी तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। अगर डीमंस हमारी दुनिया में फिर से आते हैं तो हम इंसान जो आपस में ही चर्च और सॉर्सरर्स बनकर लड़ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, इंसानियत तबाह हो जाएगी। और इसीलिए ओरोबस ने मुझसे कहा कि मुझे जिंदा रहना चाहिए और इसीलिए उन्होंने मुझे उनका मांस और खून पीने की इजाजत दी, लेकिन मेरा कर्तव्य यहाँ पूरा हुआ। अब ये जिम्मेदारी कैस्टिले की है। ये बात सुन जागन कहता है, तो उस रिकंसिलेशन फैक्शन के पीछे तुम ही थे। राफेल कहता है कि चर्च और सॉर्सरर्स के बीच जो दुश्मनी है उसे खत्म करना होगा, तभी जाकर हम आने वाले तूफान का सामना कर पाएंगे। ये बात सुन बार्बाटॉस कहता है कि आखिर हम तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर लें? तुमने सैकड़ों सॉर्सरर्स को मारा है। राफेल कहता है कि तुमने सही कहा, मैं इनके बीच सुलह नहीं करवा सकता और इसीलिए हमें सेक्रेट सॉर्ड की मेडिन की जरूरत है और वो मेडिन है कैस्टिले। लेकिन तभी अचानक दोस्तों जो वो डीमोनिक गोलेम था वो फिर से जुड़ने लगता है। सो जागन फिर से उसका सामना करने के लिए जाने लगता है। सो तभी राफेल कहता है कि ये कोई मामूली गोलेम नहीं है, इसमें एक सॉर्सरर की ताकत के अलावा भी किसी चीज का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक डीमन की ताकतें भी मिली हुई हैं। ये उसी डीमन की ताकतें हैं जिसको मैंने और ओरोबस ने एक साथ मिलकर हराया था। आर्क डीमन मार्कोसियस ने उस डीमन की ताकतें लेकर इस गोलेम को तैयार किया। यानी कि दोस्तों जागन आसानी से तो इस गोलेम को नहीं हरा पाएगा, लेकिन तभी कैस्टिले कहती है कि जागन शायद से तुम मुझ पर यकीन ना करो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इससे लड़ूंगी। जागन कहता है कि तुम इतनी चालाक नहीं हो कि मुझे उल्लू बना पाओ, इसीलिए मुझे इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा करूं या ना करूं। वैसे अब ये दोनों एक साथ मिलकर इस गोलेम से लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद कैस्टिले अपनी तलवार से कहती है कि मुझे अपनी ताकत दो सेक्रेट सॉर्ड एजराइल, जिससे कैस्टिले की तलवार में से भी प्योरीफाइंग फ्लेम्स निकलने लगती हैं। और इसके अगले ही पल में कैस्टिले उस गोलेम पर हमला करने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी वो गोलेम कैस्टिले पर हमला कर देता है। लेकिन कैस्टिले अपनी तलवार से उसके हमले को बीच में से काट रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर जागन अपने हेवेंस स्किल से उस गोलेम पर हमला करके उसके एक हाथ को तोड़ देता है। लेकिन उस गोलेम के हाथ के जो टुकड़े थे उनमें डीमोनिक पावर फ्लो हो रही थी, जिससे वो गोलेम इन्हें कंट्रोल कर पा रहा था और इन्हीं से वो जागन की ओर हमला कर देता है। लेकिन तभी कैस्टिले आकर उन सभी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है
और कैस्टिले की स्किल्स देखकर यहाँ पर जागन भी हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन इसके बाद जागन अपने एक दूसरे हमले हेवेंस फॉस्फोर से उस गोलेम पर हमला करता है और इस हमले से बहुत ज्यादा डार्क पावर निकलती है, जिससे वो गोलेम जमीन पर गिर जाता है और जागन कहता है कि ये लड़ाई खत्म हुई। अब इसके बाद जागन अपने हमलों को एक्सप्लेन करता है कि जागन की इस सॉर्सरी का नाम हेवेंस स्केल है। ये एक ऐसी शील्ड है जो अपनी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी आसपास की चीजों से माना को एब्जॉर्ब करती है और इसीलिए जागन ने अपनी इस सॉर्सरी को इन्वर्ट करके उस गोलेम के अंदर इसे कास्ट किया। हेवेंस स्केल और हेवेंस फॉस्फोर एक ही सॉर्सरी के दो पहलू हैं और इन दोनों को एक साथ मिलाकर सेक्रेट स्वॉर्ड्स और डीमंस के खिलाफ लड़ा जा सकता है। लेकिन जागन की इस सॉर्सरी में अभी भी कुछ कमियां हैं। ये बातें जान कैस्टिले कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जागन। जागन कहता है कि तुम भी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गई हो कैस्टिले। और यहाँ कैस्टिले थोड़ा शर्माने लगती है क्योंकि पहली दफा जागन ने उसका नाम लिया है। जागन कहता है कि तुम नेफी की दोस्त हो और मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। ये बात सुन कैस्टिले कहती है कि मैं यहाँ पर नेफी की वजह से नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए आई हूँ। एक एंजेलिक नाइट और एक सॉर्सरर एक साथ। वैसे कैस्टिले की बात सुनकर जागन सोचता है कि किसी ऐसे का तुम्हारे साथ होना जो तुम्हारी मदद कर सके और उस पर तुम भरोसा भी करते हो काफी अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राफेल की हालत बिगड़ रही थी, सो अब जागन उसे हील करने लगता है। लेकिन राफेल का वो जख्म बहुत गहरा होता है और यहाँ राफेल कैस्टिले से कहता है कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है और जो लोग मेरी जैसी सोच रखते हैं वो जरूर से तुम्हारी मदद करेंगे। अब कैस्टिले पूछती है कि तुमने ओरोबस के नाम का इस्तेमाल इसी वजह से किया क्योंकि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता कि इन सब के पीछे तुम थे, है ना? राफेल कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन बात इससे कुछ ज्यादा बड़ी है। रिकंसिलेशन फैक्शन बनाने का आइडिया ओरोबस का था और मैं भी अब तक उसी की बदौलत जिंदा हूँ, इसीलिए मैंने हमारे लीडर का नाम ओरोबस बताया। ये बात सुन जागन पूछता है तो फिर आखिर तुमने इतने सारे सॉर्सरर्स को क्यों मारा? राफेल कहता है कि मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो हमेशा मुझ पर हमला करते रहते। मैं तो बस उनके साथ फ्रेंडली बातचीत करना चाहता था। मैं तो उनके सामने हंसता मुस्कुराता भी था, लेकिन वो सॉर्सरर मुझ पर कुछ इस तरह हमला करते जैसे वो डरे हुए हों और मैं बस अपनी हिफाजत के लिए उन पर हमला करता था, लेकिन इसी बीच उनकी मौत हो जाती। ये बात सुन जागन कहता है कि जब तुम हमसे उस बार में मिलने के लिए आए थे तब तुम्हें पता भी है कि तुम कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, और जब तुम मुझसे पहली बार मिले तो तुमने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैंने कितने सॉर्सरर्स को मारा है? राफेल कहता है मैं देखना चाहता था कि कहीं तुम सॉर्सरर्स को लेकर द्वेष भावना तो नहीं रखती, लेकिन इसके बाद मुझे यकीन हो गया कि मेरी जिम्मेदारी को तुम ही उठा सकती हो। और इसके बाद जागन कहता है कि जिस तरीके से तुम एक्ट करते हो कोई भी यही समझेगा कि तुम एक बुरे आदमी हो। लेकिन तभी बार्बाटोस कहता है कि तुम ऐसा बोल रहे हो जागन, और अगले ही पल में जागन बार्बाटोस में मुक्का मार देता है। वैसे अब राफेल कहता है कि कैस्टिले तुम चर्च वापस चली जाओ, जो लोग तुम्हें मरवाना चाहते हैं मैं उन्हें संभाल लूंगा। कैस्टिले पूछती है कि आखिर मुझे मारने की कोशिश किसने की? राफेल कहता है कि शायद से इसका जवाब तुम्हें पता होगा, और ओरोबस की बच्ची ये आखिरी काम खत्म होने के बाद मैं खुद अपना सिर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। लेकिन तभी फॉर पूछती है कि आखिर मेरे पिता ओरोबस किस तरह के ड्रैगन थे? राफेल कहता है कि जो भी वक्त मैंने उनके साथ लड़ते हुए बिताया वो मेरी जिंदगी का एक सुनहरा पन्ना था। अब ये कहने के बाद राफेल इसी हालत में वहाँ से जाने लगता है और वहीं जागन फॉर से कहता है कि चलो घर चलते हैं, नेफी हमारा इंतजार कर रही होगी। और इसके बाद फॉर जागन का हाथ थाम लेती है और बार्बाटोस अपने मैजिक का यूज करके वहाँ से सभी को ले जाता है। और इसके बाद जैसे ही ये सब महल के पास पहुँचते हैं, नेफी इन सभी का स्वागत करती है और फॉर जाकर नेफी के गले लग जाती है। दूसरी ओर हम कार्डिनल क्लेवेल को देखते हैं जो कुछ एंजेलिक नाइट से पूछता है कि तुम लोग अब तक कैस्टिले का पता नहीं लगा पाए। मुझे कैस्टिले की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। वैसे तुम सभी अब घर जा सकते हो। उन सभी के जाने के बाद क्लेवेल कहता है कि कैस्टिले आखिर तुम मरती क्यों नहीं?
आखिर तुम उन इविल सॉर्सरर्स का साथ कैसे दे सकती हो? अगर उन दूसरे कार्डिनल्स ने अपनी टांग ना अड़ाई होती तो अब तक कैस्टिले को मरवा दिया गया होता, और अब तो वो आदमी भी कैस्टिले का साथ दे रहा है। वैसे वो जहर से क्यों नहीं मरी? अगर वो मर जाती तब उसकी सेक्रेट स्वॉर्ड किसी दूसरे इंसान के पास चली जाती जो उसके लायक होता। जो भी लोग सेक्रेट स्वॉर्ड के लायक नहीं होते उन्हें मरना होगा। और इसके बाद क्लेवेल एक शीशी उठाकर कहता है कि जो लोग मेरे हुक्म का पालन नहीं करते उन्हें मेरे क्रोध की आग में चलना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है राफेल। राफेल को देख क्लेवेल पूछता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? राफेल कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन तभी क्लेवेल सोचता है कि ये आदमी भी एक पापी है, और इसके बाद वो उस शीशी से थोड़ा जहर निकालकर उसे मेडिसिन बताकर राफेल के घाव पर लगाने के लिए चला जाता है। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि राफेल उसके उस हाथ को ही काट देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे जहर को छूऊंगा भी नहीं। वहीं दूसरी ओर क्लेवेल दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। सो तभी राफेल उसके मुंह में अपना जूता घुसा देता है और कहता है कि आज मैं पहली दफा किसी चर्च के इंसान को मारने वाला हूँ। हम दोनों ने काफी गुनाह किए हैं और हमें नई पीढ़ी के आइडियल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद राफेल क्लेवेल को खत्म कर देता है और कहता है कि मौत की दुनिया में मेरा इंतजार करना, मैं भी जल्द वहीं आने वाला हूँ। वहीं दूसरी ओर जागन के महल में हम कैस्टिले को देखते हैं। हमें पता चलता है कि कैस्टिले को पहले से ही क्लेवेल पर शक था, क्योंकि वो हमेशा चर्च की प्रतिष्ठा के बारे में बातें करता था। यहाँ पर कैस्टिले कहती है कि मैं इस चर्च को बदल कर रहूंगी और उसे बदलने के लिए मैं वहाँ वापस जाने वाली हूँ। ये बात सुन जागन कहता है कि इस चाय में जहर मिला है, जिसे सुनकर कैस्टिले घबरा जाती है। लेकिन जागन तो बस मजाक कर रहा था। कैस्टिले कहती है कि तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में वो चाय गिर जाती जो नेफी ने बनाई है। जागन कहता है कि वो चाय नेफी ने नहीं बनाई है, उसे बनाया है फॉर ने। ये बात पता चलने पर कैस्टिले फॉर के पास जाकर कहती है कि हम दोनों कभी भी सही से बातचीत नहीं कर पाए। वैसे जब कैस्टिले फॉर को छूने की कोशिश करती है तब फॉर जरा दूर हो जाती है। ये देख कैस्टिले कहती है कि शायद से ऐसा होने में काफी वक्त लगेगा, और अब वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी फॉर कहती है कि हमसे मिलने फिर से जरूर आना कैस्टिले। अब ये बात सुन कैस्टिले काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि पहली बार फॉर ने उसका नाम लिया था। अब इसके बाद कैस्टिले कहती है कि मैं हालातों को बदल कर रहूंगी ताकि ये दुनिया तुम सभी के लिए बेहतर हो सके। और तभी राफेल जरा अलग कपड़ों में आकर कैस्टिले से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मदद चाहिए हो तो बस आ जाना। लेकिन वहाँ पर राफेल को देखकर कैस्टिले बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। राफेल यहाँ पर बिल्कुल चंगा भला हो गया है। वैसे यहाँ पर कैस्टिले बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो कहती है मुझे तो लगा था कि राफेल मर गया है। जागन कहता है कि मुझे क्लेवेल के बारे में इसी ने बताया था। और दोस्तों, वो चाय भी राफेल ने बनाई थी, ना कि फॉर ने। वैसे अब राफेल कहता है कि अगर तुमने अपना बिहेवियर नहीं बदला तो लड़ते वक्त तुम्हारी मौत कभी भी हो सकती है। जागन भी कहता है कि हाँ, कोई भी तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। राफेल कहता है कि आपने सही कहा माय लॉर्ड। और इसके बाद हमें पता चलता है कि राफेल अब जागन का बटलर बन चुका है और अब वो एक एंजेलिक नाइट नहीं रहा, जो बात सुन कैस्टिले और भी हैरान हो जाती है। वैसे अब हमें पता चलता है कि राफेल क्लेवेल को मारने के बाद फॉर के सामने खुद मरने के लिए आ गया था। लेकिन यहाँ पर फॉर राफेल से कहती है कि तुम्हें अब जीना होगा, तुम जागन और नेफी की सेवा करोगे। और जागन भी राफेल से काफी सारी चीजें जान सकता है। इसी के अलावा हमें ये भी पता चलता है कि राफेल को बहुत अच्छा खाना बनाना भी आता है, जो बात जागन के लिए कतई चौंकाने वाली थी। वैसे कहीं ना कहीं राफेल और जागन बिल्कुल एक जैसे हैं। वैसे राफेल का हाथ कट चुका है और इसी वजह से फॉर उसको एक नया हाथ लगा देती है। ये वो आर्मर है जिसका इस्तेमाल फॉर करती थी और ये हाथ काफी अच्छे से मूव भी कर रहा था। इससे खुश होकर राफेल कहता है कि अब मैं तुम्हारी सेवा जिंदगी भर करूंगा। और इसके बाद कैस्टिले को जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि वो अकेली ही अब इस महल को छोड़कर जा रही है, वो बेचारी इस बात को जानकर रोने लगती है। सो जागन कहता है कि तुम जब चाहो तब यहाँ पर आ सकती हो, इससे फॉर और नेफी को काफी अच्छा लगेगा। सो कैस्टिले पूछती है कि
तुम्हारा क्या जागन? जागन कहता है कि तुम्हारे साथ वक्त बिताना इतना बुरा भी नहीं लगता। और ये बात सुन कैस्टिले के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इन सब के बीच हम बारबटोस को तो भूल ही गए थे। बारबटोस मस्त आराम से सो रहा था और अब उसे भूख लगाई है। लेकिन जागन कहता है कि अब तुम्हें भी जाना चाहिए उसकी हिफाजत करने के लिए। इसके मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। वैसे पिछली बार में पूरा बिल मैंने दिया था। जैसे ही बारबटोस ये बात सुनता है वो अगले ही पल में वहाँ से निकल लेता है। लेकिन वहाँ से उनके जाने के बाद जागन ये देखता है कि नेफी किसी बात को लेकर अपसेट है। जागन पूछता है कि क्या हुआ। सो नेफी जागन का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है कि जरा मुझे समझने की कोशिश करो। जागन सोचता है कि शायद से ये किसी बात को लेकर अपसेट है और इसी के साथ किसी चीज की उम्मीद कर रही है। अब इसके बाद जागन नेफी को पकड़कर कहता है कि माफ करना, कल रात मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया। और इसके बाद वो नेफी को सीने से लगा लेता है। यहाँ पर राफेल फॉर की आंखें बंद करे हुए हैं। बच्चों को ये रोमांस नहीं देखना चाहिए। वैसे इसी रोमांटिक मोमेंट के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट करके बताना कि ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा और इन द एंड सायोनारा।